अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया। नाज़रीन ग्रामी, आज आप लोगों के लिए गाजी नावल का किस्त नंबर 39 तैयार है। जब हम सफ़ीर के घर पहुंचे तो ड्राइंग रूम में सफ़ीर बेगम और दो जवान अनमैरिज बेटियां बैठी हुई थी। हमारे वहाँ पहुंचने पर सफ़ीर ने इनका तारुफ करवाया और उन्होंने मेरे किए गए मिशनों के बारे में पूछा। तो मैंने कहा कि तका हुआ हो फिर कभी बताऊंगा। सफ़ीर ने घर से कॉल करके मेरे लिए होटल में कमरा बुक करवाया और मुझे अपनी गाड़ी में होटल छोड़ने चल दिया। मेरा कमरा जिस होटल में बुक किया गया था इसका नाम इनाफोरना था। काठमांडू में इस वक्त के टॉप होटल में से भी शामिल था। सफ़ीर ने बताया कि होटल के तमाम अखराजात, मेडिसिन के तमाम अखराजात और दीगर तमाम अखराजात सफारत खाना बर्दाश्त करेगा। आपको भी इन अखराजात क्या रहा 5,000 माहाना या फिर 10,000 रुपये पर वीक या 1,000 रुपये पर वीक मिला करेंगे। काठमांडू में जो मिशन मुझे मिला था, सफ़ीर मुझे इसके मतलब सिर्फ एक ब्रीफ करेगा, बाकी सब कुछ मैं अपनी मर्जी से करूंगा। सफ़ीर ने आखिर में बताया कि मिशन से मुतल्लिक़ तमाम रिपोर्ट्स एक अलहदा थैले में मुझे सफारती डाक के हमरा पाकिस्तान भेजनी होगी। उन्होंने बताया कि ऐसे 4 तीरों के तालों की चाबियाँ एक सर बम्पर फैकट में एम्बेसी पहुंच चुकी है और अहकाम के मुताबिक कल ये सर बम्पर फैकट मेरे हवाले कर दिए जाएंगे। सफ़ीर साहब मुझे होटल पहुंचा कर चले गए। सेकंड फ्लोर पर मेरे कमरा रिजर्व था। रिसेप्शन पर मेरे एंट्री करने लगा तो एंट्री कार्ड मेरे किराए के कमरे का किराया और इसकी अदायगी बजीमा पाकिस्तानी सफारत खाना दर्ज थी। ये पहली गलती थी जो सफ़ीर साहब ने मेरे बारे में की थी। मैं नेपाल में एक सिविलियन पाकिस्तानी महाजर की हैसियत से दाखिल हुआ था। मैं अपनी माली हैसियत के हिसाब से किसी महंगे या सस्ते होटल में ठहरता तो किराया मुझे अपनी जेब से अदा करना पड़ता था, या फिर किसी गेस्ट हाउस या किराए के कमरे में रहता तो भी किराया मुझे खुद ही अदा करना पड़ता था। पाकिस्तानी सफारत खाने का तहरीरी सबूत नेपाल में मेरी हैसियत के मशकूक बनाने के लिए काफ़ी था। मैंने वो कार्ड फाड़ दिया और दूसरे कार्ड लेकर 5,000 किराया भरकर कमरे के आ गया। दूसरे दिन 11 बजे मैं सफारत खाने आ गया तो वहाँ हशर का समा था। 400-500 पाकिस्तानी महाजर सफारत खाने के अंदर बाहर सड़कों पर पाकिस्तानी सफारत खाने की बेहिसी के कसीदे पढ़ रहे थे। मैं मुख्तलिफ ग्रुप के पास ठहरता हुआ सफारत खाने में दाखिल होने लगा तो वह मौजूद गार्ड ने मुझे जोर से धक्का देते हुए इंतहाई करख्तगी से कहा कि किस बाप से मिलना है। गार्ड का मेरे साथ इस रवैये से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यह पाकिस्तानी महाजरों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। मैं दोबारा गेट पर गया और जोर से एक टोकर गार्ड की टपटा नाफरमारी वो चीख मार कर दोहरा हो गया। बाकी दोनों गार्ड और वह खड़े बाकी महाजर लोग मेरे इस रवैये पर हैरान रह गए। गार्ड की बदतमीजी पर उसे ठंडा पड़ते देखकर वह मौजूद सब महाजर मेरे गिर्द जमा हो गए। ऐसे लगता था कि जैसे मैंने इन सब के अरमान पूरे कर दिए हो। एक की पिटाई होती देखकर बाकी दोनों गार्ड खामोश खड़े रहे। मैं सीधा अंदर गया और फीए को एक पर्ची पर कुछ लिख कर दिया तो पढ़कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने सख्ती से कहा कि कोई डाउट है तो उसने मेरी सख्त रवैये को देखकर कहा नहीं सर। वो पर्ची लेकर अंदर गया और फौरन बाहर आकर कहने लगा सर जाइए, आपको सफ़ीर साहब बुला रहे हैं। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्खलाल था। बाद में पता चला कि फीए सबसे बड़ा हुआ फिर ओन बना हुआ था। अंदर पहुंचा तो सफ़ीर बड़े तपाक से मिले। इसने मेरी खैरियत दरियाफ्त की लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इसके जाने से पहले इस गार्ड वाली खबर पहुंच चुकी थी। आज सफारत खाने में मेरा पहला दिन था इसलिए मैंने कोशिश की कि कोई झगड़ा मोल न लूँ। काफ़ी पीने के बाद सफ़ीर ने मुझे चाबियों का सर बम्पर फैकट मुझे दिया और इसके साथ लाख की लगी मोहर वाला लिफाफा भी था। मैंने मोहर को तसल्ली करके वसूली रसीद पर दस्तखत कर दिए। सफ़ीर लिफाफे में ख़त पर लिखे मंदरजात जानने का ख्वाहिशमंद था और मैंने लिफाफा जेब में रख लिया और पूछा आपने ये किया गज़ब कर दिया जो होटल में किराया और दूसरे बिलों पर अदायगी के लिए सफारत खाने की मोहर सबत कर दी। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं यहाँ एक सिविलियन की हैसियत से आया हूँ, फिर बिला एम्बेसी को मेरे अखराजात का तहरीरी सबूत देने की क्या ज़रूरत है। मैंने वो कार्ड फाड़ दिया और नया कार्ड लेकर 5,000 भरकर अदा कर दिया है। आपने बिला सोचे समझे जो कर दिया था वो सफारत खाने और मेरे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता था। सफ़ीर तो अपनी हमाकत का अंजाम सोचकर ही घबरा गया था और बोला वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि होटल में 20,000 एडवांस जमा करवा दे और 5,000 अपने खर्चे के लिए रख दे। ये कहकर इसने अकाउंटेंट को कहा कि 15,000 रुपये और सादा वोचर लेकर आ जाए। अकाउंटेंट ने 15,000 रुपये मुझे दिए और 5
25,000 का वोटर भरकर सफीर से कहने लगा, सर क्या नाम लिखो। इससे पहले कि सफ़ीर जवाब देता, मैंने कहा कि सस्पेंस अंडर कोड कैट ईयर लिख दिया। सफ़ीर ने न समझने हुए भी कहा, हाँ लिख दो। अकाउंटेंट ने वोचर भर कर पहले सफ़ीर को फिर मुझे दस्तखत के लिए दिया। मैंने अपनी नाम स्पेलिंग उल्टे लिख के थोड़ी देर बाद मैंने जाने की इजाज़त चाहिए और पूछा कि कौन सा अहम मिशन सौंपा गया है। सफ़ीर ने कहा कि मेरे सर बम्पर लिफाफे के साथ एक ख़त मेरे लिए भी था जिसमें लिखा था कि मिशन की तफसीलात लिफाफे में बंद है और मैं आपके साथ पूरा ताउन करूँ ताकि मिशन अधूरा न रहे। मैं उठ गया और जाने लगा तो सफ़ीर मेरे साथ उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि लंच टाइम हो गया है, आप मेरे साथ लंच करें। इस दौरान मैं आपको यहाँ के तफसीली मुकम्मल हालात भी बता दूँगा। लंच के बाद मैं दफ्तर नहीं आऊँगा, घर पर बैठ कर बात करेंगे। वो मुझे अपनी गाड़ी में ले जाना चाहता था लेकिन मैंने कहा कि आप इसके साथ गाड़ी मुझे बेटा देखकर ये लोग कुछ भी समझ सकते हैं और मैं यहाँ रिफ्यूजी हूँ, लिहाजा मैं रिफ्यूजी के रूप में ही रहना चाहता हूँ। अब जय मेरा पैदल आ जाता हूँ। सफ़ीर अपनी गाड़ी में चला गया तो मैं भी बाहर निकल आया और बाहर निकलते ही वहाँ खड़े लोगों ने मुझे घेर कर इनकी बेहिसी की बातें सुनाना शुरू कर दी। तो मैंने इनको हौसला दिया और कहा कि मैं भी आपको लोगों की तरह ही हूँ, बस सफ़ीर साहब से मेरी आबाई गांव के रहने वाले हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन हो गई। सारी कमज़ोरी आप लोगों की है, थोड़ी हिम्मत दिखाई, ये सब सीधे हो जाएंगे। वहाँ से निकल कर मैं सफ़ीर के घर चला गया। खाना हस्बी मामूल फुरतकल्लुफ़ था। खाना खाने के बाद हम लोग ड्राइंग रूम में आ गए। जाफ़र सफ़ीर ने बताया कि UNO की महाजरीन के लिए मुक़र्रर करदा अफ़गान एयर 2 की छुट्टी है। दूसरे अन्य के इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं इसलिए ये एयरलाइन हमें बहुत जलील करवाती है। सफारत खाने में महाजरीन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और हम अपने महदूद वसाइल की बिना पर महाजरीन की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर रहे, जिसकी वजह से ये हालत है। एयरलाइन आती भी बहुत कम है और आती है तो फुल लोड कर ले नहीं जाती। खैर इस मज़ीद तफसीलात भी बताए। इसके बाद इसने लिफाफा खोलने का कहा। चारों नाचार मैंने लिफाफा खोला तो उसमें इंग्लिश किचन वर्ल्ड लिखे हुए थे कि हम आपको नेपाल में खुशमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम अपनी ट्रेनिंग में ये बोले होंगे। मैंने कागज़ सफ़ीर के हाथ में दे दिया और वो भी पढ़कर हैरान हुआ कि इस लिफाफे में ऐसी कोई ख़ास बात तो नज़र नहीं आ रही जो इसको 4 लाख की मोहरें लगा कर भेजा गया था। मैं तो फुरते ही मतलब समझ गया था। मैंने सफ़ीर से कागज़ लिया, इसको तह करके जेब में रख लिया और इससे अखराजात लेकर होटल चला आया। कमरे में पहुंचकर मैंने हीटर पर इस कागज़ को हीट दी तो इसमें अल्फाज उभरना शुरू हो गई। इस ख़त में मुझे हिदायत की गई थी कि सफारत खाने की कारकर्दगी के मुकम्मल छानबीन करो और मुफस्सल रिपोर्ट भेजो। दूसरा ये कि जो वहाँ नेपाल में पाकिस्तानी मुहाजिर हैं इनकी छानबीन करो क्योंकि इनमें भारतीय एजेंट है। पहले भी कैंप में भारतीय एजेंट पाकिस्तान में बतौर मुहाजिर जा चुके हैं जो वहाँ पर जाकर तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बहुत से पकड़े भी गए जो मशकूक लगे। इनकी मुकम्मल तफसील रिपोर्ट बनाकर उनको और इनकी तफसील को पाकिस्तान भेजो, आगे महकमा खुद इनको देख लेगा। तीसरा, भारत में मुकीम बांग्लादेशी जंग के दौरान और इनसे पहले जो इनके रिश्तेदार हिजरत करके भारत में इनके पास आए हैं या जो बहुत पहले आ चुके हैं, भारतीय इंटेलिजेंस इनकी तहकीक करके इनको तंग कर रही है कि वो रिश्तेदार जो हिजरत करके इनके पास आए और गैर कानूनी तौर पर है, लिहाजा इनको पकड़ कर जेल में बंद किया जाए। बचने की सिर्फ एक सूरत है कि जो हिजरत करके आए इनको हम पाकिस्तान भिजवा देते हैं और वो आज जाकर पाकिस्तान के खिलाफ हमारे लिए काम करे, वरना इनके रिश्तेदारों को कैद में डाल दिया जाएगा। वो मजबूरी के तहत ये काम करने पर मजबूर है, लिहाजा इन सब की महाजरीन में शामिल होकर छानबीन करो और जो ऐसे लोग हैं इनकी मुकम्मल रिपोर्ट भेजो। अगले रोज़ मैं फिर सफारत खाने गया और इनमें घूमने फिरने लगा। फिर मैंने चंद पढ़े लिखे लोगों को चुना और उन्हें शाम को होटल में मिलने का कहा और कहा कि मिल सलाह मशवरा करके कोई बेहतरी की राह निकालेंगे। मैंने इन सबको फिर बताया कि मैं भी आपकी तरह मुसीबत का मारा हूँ। शाम 5 बजे मैं होटल की लॉबी में आया तो इन चुने हुए लोगों के अलावा 30-40 महाजिर वहाँ खड़े थे। मैंने इनसे पूछा तो वो बोले कि मना करने के बावजूद ये लोग आपसे मिलने चलने आए हैं। सख्त सर्दी से टटरते मेले कुचले कपड़ों में मलबूस लोग को होटल वाला लॉबी में भी न घुसने देते थे। जो लोग ज़रा बेहतर पोजीशन में थे वो लॉबी में बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा होटल है जिसमें आप सब बैठ सके, तो उन्होंने कहा कि एक सिक्का होटल शेर पंजाब होटल के नाम से है। मैंने कहा कि तुम सबको लेकर वहाँ चलो, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ आता हूँ। वो सबको लेकर चल दिया। मैंने भी रिक्शा लिया और उनके पीछे चल दिया। होटल पर तकरीबन हम सब एक साथ ही पहुंचे। बहुत खुला देसी होटल था, बैठने के लिए जगह भी वाफिर थी। मैंने सबको बैठने का कहा और सिख के पास जाकर उसे पंजाबी में पूछा, सरदार जी की हाल ने मेरे पंजाबी बोलने पर सिख उठ खड़ा और गले लग कर बोला,
آج تے شیر پنجاب وچ پنجاب دا شیر آیا ہے۔ میں نے کہا کہ سردار جی اینا ساریا تو نو چاہتے کیک کواؤ۔ میں سمجھا کہ یہ کوئی تکلفی صرف پنجابی بولنے کی وجہ سے تو پنجابی بولنے کے لیے ترسا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سارے کام کرن والوں کو سارے ٹیبل کرسی صاف کرنے اور مہمانوں کو چائے کیک پیش کرنے کا حکم دیا۔ میں نے بتایا کہ میں مشرق پاکستان سے اور وہاں سے کچھ عرصہ بھارت میں چھپ چھپ کر رہتا رہا اور اب ہجرت کر کے بڑی مشکل سے نیپال پہنچا ہوں۔ سردار جی مسکراتے اور بولے باؤجی ساڑے کولو کوئی گل نہ چھپاؤ، میں کچھ عرصہ جالندھر وچ رہ کر آیا ہوں۔ ایتے ایک اخبار ہتن لگت جدے آتے تواڑی پوٹو چپی ہوئی سی اکوتے اخبار کٹ کے لاؤ۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ تو سب پنجابی دا نام روشن کر دیتا ہے۔ میں نے کہا سردار جی بولے بولو تو ناپ چاپ چپ کر جاؤ، میں دشمنہ وچ پسیا ہویا ہوں۔ سردار جی خوش نال بے حال ہو رہا تھا۔ سیتے آنے اکیا اے گن میری تگ رو گے تواڑے دشمن لئی میرے کول کریا اے میں اودا سر لا دعا گا۔ سردار جی نو بڑی مشکل وچ ٹنڈا کر کے اودی گردی تے ہٹایا۔ اس کے بعد سردار مجھے اپنے کچن میں لے گیا اور وہاں مرغ کے ڈربے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک صحت مند مرغا نکالا اور مجھے چڑی پکڑاتے ہوئے بولے اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ میں نے اسے ذبح کیا تو اس نے کہا کہ اب میں آپ کے لیے روسٹ کروں گا، آپ کی مرضی ہو یا آپ بیٹھ کر کھا لیں، مرضی ہو تو ساتھ لے جائے۔ پورے نیپال میں اسلامی طریقے سے ذبح کی ہوئی کسی بھی چیز کا گوشت نہیں ملتا، اس لیے یہ آپ سے ذبح کروائی ہے۔ پھر میں کچن کے ساتھ ماجروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ میں نے جن ماجروں کو اناپورنا ہوٹل میں بلایا تھا انہوں نے کہا کہ ہم میں بہت سے ماجر ایسے ہیں جن کو کافی عرصے سے چائے کا ایک گھونٹ پینے کو نہیں ملا۔ پاکستان ایمبیسی سے ان کو 30 روپے فی کنبہ ماہوار ملتے ہیں۔ یہ رقم یو این او کی مقرر کردہ ہے۔ کنبہ 2 افراد پر مشتمل ہو یا 10 سب کو 30 روپے ہی ملتے ہیں۔ نیپال کے حکمران شاہ برندرا نے اپنی سالگرہ پر جو ماجروں کے لیے 20,000 کمبل دیے تھے وہ ایمبیسی والوں نے بازار میں بیچ دیے تھے۔ جو یو این او کی طرف سے دودھ کے ڈبے کپڑے ادویات دیے جاتے ہیں وہ بھی سیدھا بازار میں جاتے ہیں۔ ان باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے میں اگلے 2-3 روز خود ان کے ساتھ جا کر بازار میں ان چیزوں کو پتہ لگایا اور جو الزام انہوں نے لگایا تو وہ 100% درست تھا۔ اس حکومت کی نمائندوں کا کارنامہ تھا جن کی وجہ سے پاکستان دولت ہوا تھا اور روٹی کپڑا اور مکان کے انتخابی نعرے کے باعث قائم ہوئی تھی۔ چائے کے بعد میں ان سب ماجروں کو 100 روپیہ دیا جس کی وجہ سے ان کے چہرے کھل اٹھے اور میں نے کہا کہ اب ان کے مشکل کے دن ختم ہو گئے، بہت جلد سب کو پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ میں ان سب ماجروں سے تو مل نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے ان میں سے 10 ایسے پڑھے لکھے اور قابل اعتماد اشخاص کا انتخاب کیا اور انہیں کہا کہ ہر روز شام 5 سے 6 بجے کے درمیان میرے ہوٹل میں مجھ سے رابطہ کرے اور ماجروں کی مشکلات بتائے۔ یہ سب لکھنے کا میرا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں، مقصد صرف یہ ہے ایک انسانوں کی خدمت کرنا تھا۔ آپ بھی دکھی انسانیت کی خدمت کر کے دیکھیں، وہ سکون ملے گا کہ آپ ہر چیز کو بول جائیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے یہی کافی تھا، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قصے کے ساتھ۔ اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے، شکریہ والسلام۔